कल्पना कीजिए, मतलब कोई अपनी पूरी जिंदगी अपना खून पसीना एक फसल को उगाने में लगा देता है। हाँ, जो कि उसके जीने का इकलौता सहारा है। बिल्कुल। और अब सोचिए कि एक रात वो अपनी आंखों के सामने आवारा जानवरों को उस पूरी फसल को तबाह करते हुए देखता है, और दुख या गुस्से के बजाय उसे खुशी महसूस होती है। सच में, ये सुनकर बहुत अजीब लगता है ना? एक अजीब सी राहत मिलती है उसे। ये कोई डरावनी कहानी या सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर रचना पूस की रात का एक ऐसा सच है जो इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र यही कहानी है। हमारे पास इस कहानी के कुछ बहुत ही सटीक अध्ययन नोट्स हैं, और आज हम इन नोट्स के पन्नों से बाहर निकलकर उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड और एक किसान की जो मनोवैज्ञानिक टूट-फूट है, उसे गहराई से समझेंगे। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आज की इस चर्चा का जो पूरा स्वर है वो एकदम उन छात्रों के लिए है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम ऐसे बात करेंगे जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हुए कोई टीचर हर एक बिंदु को क्रम से और बहुत ही आसान बोलचाल की हिंदी में समझाता है, ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। यही हमारा लक्ष्य है आज। तो शुरुआत करते हैं। हमारे नोट्स की पहली ही पंक्ति इस कहानी को एक यथार्थवादी या रियलिस्टिक कहानी बताती है। इसमें किसान जीवन की गरीबी, कठिनाई और मजबूरी का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। देखिए, यही यथार्थवादी शब्द प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी कहानी में यथार्थवाद की बात करते हैं, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से, तो उसका मतलब सिर्फ सच्ची घटनाओं को लिखना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है सच्चाई को बिना किसी सजावट के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। मतलब जिंदगी से वो जादुई पर्दा हटा देना जहां अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। ओहो, मतलब कोई हैप्पी एंडिंग जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अक्सर कहानियों में हमें एक हीरो मिलता है जो हर मुश्किल से लड़कर अंत में जीत जाता है, लेकिन इन अध्ययन नोट्स में स्पष्ट रूप से किसान जीवन की कठिनाई और मजबूरी को पहला मुख्य बिंदु बताया गया है। हाँ, नोट्स में ये साफ लिखा है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला। सच्चाई को उसके सबसे कठोर रूप में सामने रख देना ही यथार्थवाद है। बिना किसी सजावट की सच्चाई। जी। यही बात इस कहानी को इतना प्रभावशाली बनाती है। खैर, कहानी की इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद अगर हम नोट्स में दिए गए एक बॉक्स या यूं कहें कि एक टेबल की ओर ध्यान दें, तो इसमें कहानी का पूरा परिचय दिया गया है। हाँ, ये टेबल परीक्षा के लिए बहुत काम की है। एकदम। तो मैं एक एक करके जानकारी बताती हूँ। लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। जी। विधा, यह एक कहानी है। ठीक है। और इसके मुख्य विषय, इसमें 3 मुख्य विषय हैं। पहला, किसान जीवन की गरीबी, दूसरा ठंड और अभाव, और तीसरा शोषण और मजबूरी। और इसके प्रमुख पात्र भी इसी बॉक्स में दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। नोट्स में 3 प्रमुख पात्र हैं। हल्कू, जो एक गरीब किसान है, मुन्नी, जो हल्कू की पत्नी है, और जबरा, जो हल्कू का कुत्ता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। मैं भी वही सोच रही थी। मतलब किसी कहानी का ये परिचय बॉक्स एक फिल्म के ट्रेलर की तरह होता है ना? बिल्कुल ट्रेलर की तरह होता है। तो मेरा सवाल ये है कि एक कुत्ते को यानी जबरा को प्रमुख पात्र के रूप में शामिल करना कहानी के मुख्य विषय अभाव और ठंड के बारे में हमें क्या संकेत देता है? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है। इंसान और जानवर दोनों का एक साथ ठंड से जूझना कहानी की गंभीरता को दर्शाता है। मतलब अकेलापन। हाँ, किसान का चरम अकेलापन। पूस का महीना है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और उस भयानक रात में खेत के उस सन्नाटे में हल्कू की मदद के लिए कोई इंसान नहीं आता। कोई भी नहीं। कोई नहीं। जबरा वहां सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो हल्कू का एकलौता साथी है। दोनों बेबस हैं, दोनों के पास ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है। ये दिखाता है कि गरीबी इंसान को इतना हाशिए पर धकेल देती है कि उसका दुख बांटने के लिए बस एक मूक जानवर रह जाता है। अरे बाप रे, ये वाकई बहुत विचलित करने वाला विचार है ना? हाँ। तो अब पात्रों को जानने के बाद अब कहानी के मुख्य घटनाक्रम को समझने का समय है। हमारी चर्चा अब सारांश के पहले हिस्से की ओर बढ़ती है। तो अगर हम नोट्स के अनुसार चलें तो मुख्य पात्र हल्कू एक गरीब किसान है जिस पर साहूकार का भारी कर्ज है। ये पूस यानी कड़ाके की सर्दी का महीना है और हल्कू के पास ठंड से बचने के लिए कोई कंबल नहीं है।
और फिर वो दृश्य आता है। हाँ, इसके बाद एक दृश्य आता है जहां हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि कंबल खरीदने के लिए जो पैसे बचा कर रखे हैं वे साहूकार को दे दे, ताकि वो उन्हें परेशान न करे। बिल्कुल। मुन्नी पहले इस बात का बहुत विरोध करती है, लेकिन अंततः मजबूरी में उसे पैसे देने पड़ते हैं। मुझे यहाँ स्थिति की विडंबना मतलब आयरन बहुत गहरी लगती है। आप सही कह रही हैं। सर्दी से बचने के लिए पैसे बचाए गए थे, लेकिन उसी सर्दी में साहूकार की प्रताड़ना से बचने के लिए वे पैसे दे दिए गए। क्या ये दृश्य नोट्स में बताए गए शोषण वाले बिंदु का सबसे सटीक उदाहरण नहीं है? 100%। ये शोषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, यहाँ दो तरह के डर के बीच का चुनाव था। एक तरफ पूस की वह जानलेवा ठंड है और दूसरी तरफ साहूकार का मानसिक शोषण। हल्कू अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाता है, बस उस इज्जत को बचाने के लिए जिसे इस व्यवस्था ने वैसे भी कुचल दिया है। यही तो आर्थिक शोषण है। बिल्कुल। और पैसे चले जाने के बाद हल्कू को बिना कंबल के ठंड का सामना कैसे करना पड़ता है, यह हमारे नोट्स के सारांश के अगले हिस्से में साफ होता है। हाँ, जो कि कहानी का दूसरा भाग है। पत्तियां इकट्ठा करके जलाता है और आग तापता है, लेकिन इससे भी उसे कोई खास आराम नहीं मिलता। और नोट्स आगे बताते हैं कि ठंड इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हल्कू से खेत की रखवाली नहीं हो पाती। वो वहीं सो जाता है ना? हाँ, वो वहीं सो जाता है और इसी बीच आवारा जानवर आकर उसका पूरा खेत चढ़ जाते हैं, पूरी फसल तबाह कर देते हैं। ओह! सुबह जब मुन्नी खेत की ये खराब हालत दिखती है तो वो बहुत दुखी होती है, लेकिन और यहाँ सबसे बड़ा मोड़ है, हल्कू भीतर ही भीतर खुश होता है। खुश होता है? मतलब एक किसान अपनी फसल बर्बाद होने पर खुश है? बिल्कुल। ये अप्रत्याशित अंत वाकई हैरानी भरा है। आमतौर पर एक किसान के लिए फसल का बर्बाद होना सबसे बड़ा दुख होता है। हाँ, सबसे बड़ा। मैं चाहूंगी कि आप इस मनोवैज्ञानिक टूटन का विश्लेषण करें। आखिर ठंड की वो रात कितनी भयंकर रही होगी जिसने एक किसान को उसकी फसल बर्बाद होने पर भी खुश कर दिया। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब इंसान के शरीर का खून जमने लगता है, जब हर एक सांस लेना एक सजा बन जाता है, तब भविष्य की चिंता या फसल का नुकसान, ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। शरीर का कष्ट दिमाग पर हावी हो जाता है। एकदम सही। हल्कू की वो खुशी कोई असली खुशी नहीं है, वो एक डरावनी मनोवैज्ञानिक हार है। वो इतना हार चुका है कि उसे लगता है चलो फसल गई तो गई, कम से कम इस बर्फीली मौत से, इस ठंड से तो छुटकारा मिला। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। ये दिखाता है कि अत्यधिक अभाव कैसे एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है। बिल्कुल। और हल्कू के इस विवशता और मतलब अजीब खुशी के पीछे का कारण ही इस कहानी का मुख्य संदेश है, जो कि हमारे नोट्स के अगले भाग में स्पष्ट रूप से दिया गया है। हाँ, तो चलिए इस संदेश को समझते हैं। नोट्स में दिए गए कहानी के संदेश को अगर हम बिंदुवार यानी बुलेट पॉइंट्स में समझें तो इसमें 3 मुख्य बातें हैं। ठीक है, बताइए। पहला बुलेट पॉइंट है, गरीबी इंसान को विवश यानी हेल्पलेस बना देती है। दूसरा, किसान का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा होता है। और तीसरा, समाज में आर्थिक शोषण की गहरी समस्या मौजूद है। अगर मैं इसे देखूं तो ये मुझे एक दुष्चक्र या विशिष्ट साइकिल की तरह लगता है। विशिष्ट साइकिल? वो कैसे? देखिए, कर्ज की वजह से कंबल नहीं मिला, कंबल नहीं था तो ठंड की वजह से फसल बर्बाद हुई, और अब फसल न होने से शायद उसे और कर्ज लेना पड़ेगा। अरे हाँ, बिल्कुल सटीक कहा आपने। तो प्रेमचंद जी ने केवल एक सर्द रात की घटना से समाज की इस पूरी आर्थिक व्यवस्था को कैसे बेनकाब कर दिया है। यही तो उनकी महानता है। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बस एक गरीब किसान की एक रात का ऐसा चित्रण कर दिया कि ये पूरा शोषक दुष्चक्र जो आपने बताया वो खुद ब खुद सामने आ गया। वाकई। खैर, कहानी क्या कहती है और उसका संदेश क्या है, ये समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि इसे किस तरह से लिखा गया है। यानी कहानी की विशेषताएं। हाँ, जो नोट्स में कहानी की विशेषताएं शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 4 मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। तो चलिए मिलकर इन्हें स्पष्ट करते हैं। पहली विशेषता है सरल और प्रभावशाली भाषा। दूसरी है ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, यानी एकदम सच्ची तस्वीर। तीसरी है भावनात्मक प्रस्तुति जो सीधे दिल को छूती है। और चौथी, सामाजिक समस्या का सशक्त चित्रण। बिल्कुल। मेरा एक विचार है इस पर। जैसे ये परीक्षा के नोट्स बहुत सरल और स्पष्ट हैं, वैसे ही प्रेमचंद की सरल भाषा इस कहानी को हर वर्ग के पाठकों के लिए समझने में आसान बनाती है। एकदम सही तुलना की है आपने। तो क्या आपको लगता है कि यही भावनात्मक प्रस्तुति इस कहानी को सालों बाद भी आज के समय में प्रासंगिक मतलब रेलिवेंट बनाए हुए है? 100%।
अगर प्रेमचंद जी बहुत मुश्किल या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद आम आदमी हल्कू के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। हाँ, भाषा में वही देसीपन है। बिल्कुल। जब वे लिखते हैं कि हल्कू कांप रहा था, तो आप खुद को उस खेत में महसूस करते हैं। यही सरलता और भावना इसे आज भी प्रासंगिक बनाती